वॉर जोन में पहुंचने के बाद पीएम मोदी का कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ। रेल फोर्स 1 से उतरने के बाद यूक्रेन डेलीगेशन ने उन्हें रिसीव किया। 1991 में सोवियत संघ से आजादी मिलने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। इसके बाद वो इंडियन कम्युनिटी के लोगों से मिले। कीव के फोमिन बॉटेनिकल गार्डन में बापू की मूर्ति को नमन किया। फिर प्रेसिडेंशियल पैलेस में यूक्रेन के हेड ऑफ द स्टेट व्लादिमीर जेलेंस्की से मीटिंग की। मोदी का स्वागत करने के लिए खुद जेलेंस्की बाहर खड़े हुए थे। मोदी आए, गले मिले और जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा और फिर यह तस्वीर दुनिया में सुपर डुपर वायरल होने लगी। मोदी ने यूक्रेन के लिए पीस और प्रॉस्पेरिटी वाला संदेश भी लिखा। इसके बाद जेलेंस्की ने उन्हें 2.5 साल से जारी वॉर की तस्वीरें दिखाई। जेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी को युद्ध स्मारक में ले गए, जहां छोटे छोटे बच्चों की याद में टेडी बियर रखे हुए थे। नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। बातचीत के बाद देश के प्रधानमंत्री ने शांति का संदेश दिया, सीज फायर को ही फाइनल सॉल्यूशन बताया। मैं कह सकता हूं कि ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में ये प्रगति हम दोनों देशों की मैच्योरिटी को प्रतिबिंबित करती है। भारत और यूक्रेन के बीच 4 ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद देने, फूड और एग्रीकल्चर, मेडिकल एंड ड्रग्स के अलावा कल्चरल कोऑपरेशन को लेकर MOU साइन हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच अब खेरसॉन में फिर से नया वॉर फ्रंट खुल गया है, जहां पर रॉकेट विंग रशिया की रात भर हमले जारी रखती है। इसके साथ ही नीपर में यूक्रेनी सेना को पीछे खदेड़ने का दावा किया गया। कीव से 550 किलोमीटर दूर खेरसॉन इलाके में रूस की तरफ से वीडियो जारी हुआ। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने BM-21 गार्ड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का दम दुनिया को दिखाया। खेरसॉन से 834 किलोमीटर दूर रूस के कुत्स में यूक्रेनी फौज पर काउंटर करने वाली तस्वीरें सामने आईं। रूस की सेवर फोर्सेस ने यूक्रेन की बंदरबख्त गाड़ी को लोकेट किया, फिर हवाई हमले कर दिए। रूस के स्पेशल ऑपरेशन में मिसाइल अटैक वाला सिस्टम भी शामिल था। डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक टॉर M2 सैम सिस्टम ने दुश्मन के ठिकाने को टारगेट किया और फिर मिसाइलें दाग दी गईं। रूस ने लड़ाई का छोर अब डेनोस की तरफ मोड़ दिया है, इसीलिए वहां पर बक MI सैम मिसाइल सिस्टम ने मोर्चा संभाला हुआ है। साउथ डेनोस में भारी नुकसान की खबर है। डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि बैक टू बैक 53 मिसाइल अटैक की गई। इनमें भी पोक्रोवस्क को टारगेट करने के लिए एरियल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। अब रूस का मेन फोकस ईस्टर्न यूक्रेन है। रूस ने पहले न्यूयॉर्क पर कब्जा जमाया और अब रूस की आर्मी ने दावा किया कि अब वो मेजोव अद्विका के साथ दूसरे सेटलमेंट की तरफ बढ़ चुकी है। रशिया यूक्रेन युद्ध को 910 दिन हो गए हैं। जाकुत्स्क की बात करें तो यूक्रेन ऑफेंसिव पोजीशन में है, वहीं डेनोस्क में रशिया इंच दर इंच अपने कब्जे को बढ़ा रहा है। सीज फायर की कोशिशों के बीच रूस और यूक्रेन के बीच पानी पर नए जंग के सबूत सामने आए हैं। रूस की पैसिफिक फ्लीट ने वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। क्या रूस अब ब्लैक सी वाले मोर्चे की तरफ नए युद्धपोत भेजने की तैयारी कर रहा है? सवाल इसलिए उठे क्योंकि वॉर जोन में तस्वीरों के बीच रूस की नेवी एक्टिव हो गई। प्रिमोर्स्क के इलाके में वॉरशिप्स का बेड़ा नजर आया। वॉरशिप्स लॉजिस्टिक वेसल के अलावा माइन स्वीपर्स का एस्कॉर्ट मूवमेंट भी दिखाई दिया। इसके अलावा KA-27PL हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन पर निकला। बाद में एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से MPK-82 और टॉर्पीडो फायर किए गए। नोट करने वाली बात यह है कि वॉर ड्रिल में पहली बार एंटी न्यूक्लियर डिफेंस स्ट्रक्चर को दिखाया गया, जो कॉम्बैट सर्विस सपोर्ट फैसिलिटी के साथ था। दूसरी तरफ यूक्रेनी एयरफोर्स भी डोनेट्स्क समेत दूसरे इलाकों में अपनी ताकत का दम दिखा रही है। वेस्टर्न देशों से मिले हथियार के दम पर मैदान में टिकी हुई है। इस बार अमेरिकन मेड GBU-39 का इस्तेमाल किया गया, जिसमें रूसी प्लाटून को टारगेट करने की बात कही गई। यूक्रेन ने सेम नदी की तरफ तीनों पुल तोड़ दिए हैं, लेकिन जो बचे हुए रास्ते हैं वहां से रूस आगे बढ़ने की कोशिश में है। मगर इस पर भी यूक्रेन की नजर है। पंटून पुल के पास रूसी सैनिक लगातार निशाने पर हैं। इस बीच बाइडेन जाते जाते युद्ध को और भड़का रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $125 मिलियन की सैन्य मदद को अप्रूव कर दिया है। इसमें हिमार्स जैसे लंबी दूरी के हथियारों का बारूद भी शामिल है। इजराइल के खिलाफ जंग के ऐलान के बाद एटमी युद्ध का खतरा बढ़ गया है। दावा किया गया है कि ईरान ने 13 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर ली है। तो क्या ईरान ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव करने का मन बना लिया है? क्या NO न्यूक्लियर वेपन की नीति बदली जा सकती है? अमेरिका के बाद अब इजरायली मीडिया ने भी ईरान के न्यूक्लियर पावर स्टेटस पर रिपोर्ट जारी की है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के हवाले से कहा गया है कि तेहरान अगले 4 महीने में कम से कम 13 न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूरेनियम पैदा कर सकता है।
रिपोर्ट कहती है कि ईरानी वैज्ञानिक न्यूक्लियर हथियार बनाने में शामिल है और अंडरग्राउंड फैसिलिटी में पश्चिमी देशों के दबाव के बीच ईरान ने 90% एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर एटम बम बनाने की धमकी दी है। अमेरिका को ईरान की नीयत का पता चल चुका है, इसलिए उसने मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों और जंगी बेड़े की ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, F-22 फाइटर जेट्स की एक पूरी स्क्वाड्रन को कतर के अल अदैद एयरबेस में तैनात कर भी दिया है। अमेरिका का कहना है कि मिडिल ईस्ट में उसके जंगी बेड़े को देखते हुए ईरान को इजराइल के खिलाफ जंग शुरू करने का फैसला टालना पड़ सकता है। लाल सागर एक बार फिर से जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने ग्रीस के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से दूसरे शिप को भी तबाह कर दिया गया। लाल सागर में ग्रीस का टैंकर जैसे ही यमन के इलाके से गुजरा, हूती विद्रोहियों के निशाने पर आ गया। मिसाइल से अटैक किया, जिसके बाद सोनियन नाम के ऑयल टैंकर में आग लग गई। यह हमला यमन के पोर्ट सिटी होदेदा से 140 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर किया गया। ब्रिटेन समेत दूसरे मुल्कों ने हमले की पुष्टि कर दी है। हाल के दिनों में लाल सागर में ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हमला बताया जा रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने इसी दौरान अमेरिका के एक और रीपर ड्रोन को मार गिराया। सोशल मीडिया पर ड्रोन को मार गिराने की तस्वीरें सर्कुलेट करने का दावा भी हुआ। इस दौरान फ्रांस की युद्धपोत ने ऑयल टैंकर में मौजूद लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जानकारी के मुताबिक फिलीपींस और रशिया के 25 क्रू मेंबर्स और 4 सुरक्षा कर्मियों समेत कुल 29 लोग मौजूद थे। दावा ये भी किया गया कि युद्धपोत ने ड्रोन बोट को भी उड़ा दिया। इस बीच हूती विद्रोहियों के चीफ अंसारुल्लाह ने कहा है कि इजराइल पर हमले में देरी जानबूझकर की जा रही है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा दर्द दिया जा सके। दुनिया के सामने पाकिस्तान की फिर एक बार फजीहत हुई है। जर्मन मंत्री ने शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया। वजह हैरान करने वाली है। असल में हुआ यूं कि जर्मनी की मंत्री स्वेनिया शुल्जे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने पहुंची थी। इसी दौरान उन्हें शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी ने रोक दिया। बोली कि बैग चेक करवाना पड़ेगा। जर्मनी की मंत्री ने इनकार कर दिया। पाकिस्तानियों ने प्रोटोकॉल की दुहाई दी। जर्मन की मंत्री नहीं मानी। पाकिस्तान ने जर्मन राजदूत एल्फ्रेड ब्रेनेस के साथ इस मामले पर थोड़ी देर चर्चा की। थैंक यू बाय बाय करते हुए दोनों बिना मिले गेट से ही वापस लौटने लगे। ये देखकर पाकिस्तानियों का हलक सूख गया। मान मनव्वल के बाद जर्मन मंत्री को बैग समेत जाने दिया गया। पाकिस्तानियों का चूल्हा जर्मनी से मिली खैरात से जलता है। पाकिस्तान में बने कपड़े, चमड़े और खेल के सामान का जर्मनी बड़ा खरीदार है। आइलैंड में एक बार फिर से पहाड़ के सीने से आग निकलना शुरू हो चुका है। देर रात अचानक ज्वालामुखी फट पड़ा। 4 किलोमीटर तक बहता रहा लावा। कुदरत की इस आपदा को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। एक पल तक सब कुछ शांत, उसके बाद ग्रिंडविक इलाके में पहाड़ों की दहलीज लांघते हुए लावा फूट पड़ा। आइसलैंड के मौसम विभाग ने बताया कि शुरुआत में इसका दायरा सीमित था, लेकिन 40 मिनट के अंदर 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच और पार कर लिया। जैसे ही लोकल अथॉरिटीज को ज्वालामुखी के सक्रिय होने की जानकारी मिली, फौरन इवैक्यूएशन वाला प्रोसेस शुरू हो गया। सुंदुनुकुर वोल्केनो के पास मौजूद 1300 लोगों को ब्लू लगोन एरिया में सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक्सपर्ट को ये तो मालूम था कि वोल्केनो एक्टिव है और उसे लेकर वार्निंग भी जारी कर दी गई थी, इसलिए फिलहाल किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। ये इलाका आइसलैंड की राजधानी रेजाविक से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ है। वैज्ञानिकों ने इस पूरे इलाके को हाई वोलेटाइल जोन घोषित किया हुआ है। यहाँ आइसलैंड के 4 लाख की आबादी का करीब 8% यानी कि 30,000 लोगों का आशियाना है। ये वोल्केनो दिसंबर 2023 से अब तक 6 बार उगल चुका है लावा। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि आने वाले दशकों में ये वोल्केनो यूं ही एक्टिव रहेगा।